नमस्कार बच्चों, क्या हाल है। तो आज का एक बेहतरीन लेक्चर फिर से आपके लिए आ गया है, जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और सिर्फ आपके प्यारे से चैनल कॉन्सेप्ट फिजिक्स बाय मयंक पांडे। और इस चैनल पे मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। और बोर्ड लेवल की प्रॉपर तैयारी एक वन शॉट वीडियो से एक चैप्टर की इसी लेक्चर से आपकी हो जाएगी। आज का ये लेक्चर कंप्लीटली बेस्ड होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे, बेसिक फिनोमिनाज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेंस, यूजेस ऑफ लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, लेंस फॉर्मूला, लीनियर मैग्निफिकेशन, इन सभी टॉपिक्स को हम लोग आज कवर करेंगे और विद द एक्सपेरिमेंट के साथ कवर करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि आज का लेक्चर बहुत ही लंबा होने वाला है। तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लें और जब तक इस लेक्चर को पूरा देख न लें उठिएगा मत। और पूरा लेक्चर जब देख लीजिएगा तो इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपको मैं 100% गारंटी देता हूं कि वो चीज आपकी हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो सिंपल सा फिनोमेना है बेटा। सिंपल सा फिनोमेना क्या है? जब रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, अब कहोगे भाई मीडियम क्या होता है? यार, जिस चीज में लाइट ट्रेवल करती है उसे मीडियम कहते हैं। जैसे लाइट एयर में ट्रेवल कर रही है तो एयर इज द मीडियम। अगर लाइट आपकी क्या कहते हैं पानी में ट्रेवल कर रही है तो वाटर इज द मीडियम। अगर आपकी लाइट वैक्यूम से ट्रेवल कर रही है तो वैक्यूम इज द मीडियम। अगर लाइट ग्लास से ट्रेवल कर रही है तो ग्लास इज द मीडियम। तो जब एक मीडियम से लाइट किसी दूसरे डिफरेंट मीडियम में एंटर करती है तो वो अपने रास्ते से थोड़ा सा क्या हो जाती है? थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाती है, थोड़ा सा अपना एंगल बदल लेती है। और इस घटना को ही क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर है इतनी बात? इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अब यहां से सुविधा के लिए हमने क्या खींच लिया, एक डॉटेड लाइन यहां से पास करा दी। इसको बेटा कहा जाता है नॉर्मल। ये हाइपोथेटिकल होता है। हाइपोथेटिकल इन द मीन्स ये सच में नहीं होता है, इसको हम अपनी सुविधा के लिए खींच लिया जाता है। अभिलंब हिंदी में इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये है आपका नॉर्मल यानी अभिलंब। अब यहां से ये जो रे आ रही है इसे हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण। इधर की ओर जो जा रही है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिंग रे यानी अपवर्तित किरण। उसके बाद ये जो पॉइंट है इसे क्या कहा जाता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन बिंदु। और ये जो लाइन दिख रही है ये दो मीडियम्स को क्या कर रही है? सेपरेट कर रही है, दोनों मीडियम को अलग कर रही है। मींस जैसे एक बर्तन में आपने वाटर रखा है तो वाटर और ऊपर एयर, तो जो वाटर का लेवल है, ऊपर का सरफेस है, वो ये लाइन है। ठीक है, अब यहां पर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बनता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे क्या बोला जाता है बेटा? एंगल ऑफ
इंसिडेंस बोला जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस इसे कहते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? आपतन कोण। उसके बाद यहां पर एक एंगल बनता है ये नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टिंग रे बनाती है, इसको कहते हैं आर। इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मींस इसको कहते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। उसके बाद यहां पर ये जो आप एंगल देख रहे हैं इसको कहते हैं डेल्टा, दैट इज डेविएशन एंगल। डेविएशन एंगल। डेविएशन एंगल यानी विचलन कोण। विचलन कोण। क्लियर है इतना बेटा? ठीक है, इतनी बात क्लियर है रिफ्रैक्शन में। तो भाई जो रे आ रही होगी उसे इंसिडेंट रे, जो रे बाहर दूसरे मीडियम में निकल रही होगी उसे रिफ्रैक्टिंग रे, जिस पॉइंट पर ये सब मीट कर रहे हैं उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद एक आपने अपनी सुविधा के लिए नॉर्मल खींच लिया, मीडियम का जो सरफेस लेवल है, मतलब जो सेपरेटिंग लेवल है, उससे 90 डिग्री पे आपने क्या खींच लिया? एक लाइन खींच ली। इसको क्या कहेंगे? अभिलंब यानी नॉर्मल। जिस पॉइंट पे ये तीनों कट कर रहे हैं इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है इसे हम लोग क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसके बीच का एंगल जो रिफ्रैक्टिंग रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होगा उसे क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और जो रे जा रही थी और जो रिफ्रैक्ट हुई है उसके बीच का एंगल क्या कहलाएगा? डेविएशन एंगल। डेविएशन का मतलब भैया तुम ऐसे सीधा जा रहे हो, तुम हल्का सा डेविएट हो गए, तो कितना डेविएशन हुआ, इस बात की बात हो रही है। आपको नीट क्वालिफाई करना है, आपको आईआईटी क्वालिफाई करना है, बट आप चले गए किसमें? एसएससी बैंक रेलवे में। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप अपने रास्ते से डेविएट हो गए। आपको जाना था कोचिंग, आप निकल गए रेस्टोरेंट, ठीक है, दोस्तों के साथ। तो ये क्या हो गया? ये डेविएशन हो गया। जब मार्ग में डेविएशन आता है तो समझ लीजिए कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है, तब आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो जब भी डेविएशन आएगा उसे क्या कहेंगे? यहाँ पर आप रिफ्रैक्ट हो गए, यानी आप अपने मार्ग से भटक गए हैं। अब होता क्या है, मान लीजिए आप कभी कॉलेज गए, अच्छे कॉलेज में पढ़ने के लिए, वहां पर आपको एक सुंदर सी कन्या मिल गई। अब वो कन्या क्या करेगी? आपका पथ विचलित करेगी। तो इसीलिए कहते हैं कन्याओं के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। फिलहाल आपकी मर्जी, आपका। बाकी ज्यादा अच्छा चीज अगर बता दो तो आजकल लोग दुश्मन समझते हैं, बाकी तो आपकी इच्छा। चलिए कोई बात नहीं, तो आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर इस घटना को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के देखो दो नियम है, जिसको क्या कहा जाता है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? नंबर वन ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिंग रे एंड नॉर्मल ड्रॉन ऑन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज लाइज इन अ सेम प्लेन। जैसे आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, तो पहला नियम तो ऐसा है, सिमिलर एज रिफ्लेक्शन, सेम एज रिफ्लेक्शन की तरह ही पहला नियम है। बट दूसरा नियम देखिए भाई साहब, दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस is always directly proportional to sine of angle of refraction। तो मैं यहां पर साइन आई को साइन आर प्रोपोर्शनल टू 1 लिख सकता हूं। और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो बेटा क्या आता है? तब आता है कांस्टेंट। तब क्या आता है? कांस्टेंट। अरे यार, आप लाइफ में प्रोपोर्शनल हो, विकास करते चले जा रहे हो, ठीक है। आप पहले 2 लाख कमाते थे, फिर 3 लाख कमाने लगे, फिर 4 लाख कमाने लगे। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी खत्म हुई तो यार आप एक फिक्स सैलरी पे आ गए होगे ना, कि हाँ भैया अब हम सिर्फ 5 लाख रुपए महीना कमाते हैं, और उसी पे कांस्टेंट बन गए हैं। तो जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म होगा तब जीवन में क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है उसको आप लोग या तो म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या तो एन से रिप्रेजेंट करते हैं।
कहीं पे आपको 1 μ2 लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे आपको 1n2 लिखा मिलेगा, कहीं पर आपको μ12 लिखा होगा, कहीं पर आपको 1n2 लिखा होगा। अब डिफरेंस क्या है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं और आप इसको भी यूज कर सकते हैं। इन सब का मतलब क्या है, बात वहां पर आती है कि इस कांस्टेंट का एक्चुअल में मतलब क्या है, मीनिंग क्या है इस कांस्टेंट का, ये बता क्या रहा है कांस्टेंट हमको। तो ये कांस्टेंट बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है अपवर्तनांक। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। तो अब अपवर्तनांक के बारे में यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम लोग समझेंगे कि ये एक्चुअल में होता क्या है, आगे समझते हैं। तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, n is known as refractive index which read as refractive index of medium 2 with respect to medium 1। जो n है, जैसे मैंने यहां लिखा 1 and 2, तो इसको आप पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये इसका मतलब होगा। मतलब का मतलब क्या है, मतलब का भी कुछ मतलब होता है क्या कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो मीडियम 2 का, और किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, 1 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो। मीडियम 1 मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो। अरे भाई यहाँ पे मान लीजिए, देखिए इधर एयर है, इधर वाटर है, ठीक है। आपकी लाइट ऐसे आई, ऐसे घूम गई। अब आपने क्या किया, यहाँ पे एंगल निकाला, मान लो 20 डिग्री है, यहाँ पे एंगल है मान लो 10 डिग्री हो गई। अब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो क्या निकाल दोगे, साइन 20 अपॉन साइन 10, ये निकल आएगा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। मतलब 1 and 2 का मतलब क्या होगा बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब कुछ लोग दुखी होंगे जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, तो दुखी मत हो बेटा, दुखी में मैं आपका दुख समझ सकता हूं, क्योंकि एनसीईआरटी में दे दिया है 1 and 2 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। एनसीईआरटी में उल्टा खेल कर दिया है, तो दुखी मत होइए, आप जिसको फॉलो करना चाहते हैं आप उसको फॉलो कीजिए, नो प्रॉब्लम। ये नोटेशन भी सही है, ये नोटेशन भी सही है, बिल्कुल भी दुखी होने की जरूरत आपको नहीं है फिलहाल, और आप जो भी लिखेंगे वो सही माना जाएगा, डजंट मैटर, ठीक है। तो इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में बताता क्या है यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में बताता ये है कि जब लाइट की रे मीडियम चेंज कर रही होगी तो उसकी स्पीड में कितनी वेरिएशन आ रही है। वेरिएशन इन द सेंस, वेरिएशन का मतलब ये होता है कि लाइट उसकी बदल किस तरीके से रही है, ज्यादा हो रही है या कम हो रही है। ज्यादा हो रही होगी तो अलग चीज चलेगी, कम हो रही होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कुछ अलग होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कंपैरिजन देता है आपको, एक कंपेयरिंग क्वांटिटी है जो दो अलग अलग मीडियम्स में स्पीड ऑफ लाइट को डिटेक्ट करता है, बेंडिंग ऑफ लाइट को डिटेक्ट करता है, यानी लाइट कितनी मुड़ेगी, कितनी धीमी होगी, कितनी तेज होगी, ये सब अंदाजा आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देख करके लगा सकते हो। और वो कैसे, वो अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। दूसरी बात, व्हेन रे ऑफ लाइट पास थ्रू रेयरर टू डेंसर मीडियम, जब रे ऑफ लाइट आपकी क्या होगी, पास करेगी रेयरर टू डेंसर मीडियम में, तो आपका क्या होगा, ये इट डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर है इतनी बात। जब आपकी रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करेगी, तो जब रे ऑफ लाइट आपकी रेयरर से डेंसर, यानी इधर समझिएगा, इधर है रेयर मीडियम, रेयर को हिंदी में कहते हैं बेटा विरल माध्यम, इधर है डेंसर मीडियम, डेंसर को क्या बोलते हैं, सघन माध्यम, ठीक है।
रेयर का मतलब जिसकी डेंसिटी कम, जो पतला हो। सघन का मतलब जो मोटा हो, जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो। तो रेयर और डेंसर ये भी एक कंपैरेटिव वर्ड है। जैसे अगर आप मुझे कहें कि ये इंसान बहुत ही पतला है, ठीक है, तो क्या मैं दुनिया का सबसे पतला इंसान हूं? नहीं, मुझसे भी पतला कोई होगा, ठीक है। या फिर आप ये कहना गलत होगा कि मैं पतला हूं। हाँ, ये कहना सही होगा कि मैं उस इंसान की तुलना में पतला हूं। हो सकता है मुझसे जो मोटा आदमी हो उसके कंपैरिजन में मैं पतला हूं। मैं पतला हूं इस चीज की कोई गारंटी नहीं भाई। पतलेपन का क्या माप कि ये पतला है, ये मोटा है, ये क्या है, ठीक है। ऐसे ही लंबे छोटे का भी क्या माप, इसका कोई मेजरमेंट है कि ये लंबा है, ये नाटा है, ये कुछ है। हाँ, दो लोगों को कंपेयर किया जा सकता है कि भाई इनके कंपैरिजन में ये छोटे हैं, इनके कंपैरिजन में ये बड़े हैं। इसी तरीके से रेयर और डेंसर मीडियम की भी कहानी है कि अगर दो मीडियम की बात किया जाएगा तो एक दूसरे के कंपैरिजन में ये रेयर एंड डेंसर होंगे, यानी सघन और विरल होंगे। कहने का सेंस ये है कि अगर मैं एयर के रिस्पेक्ट में वाटर लेता हूं तो वाटर डेंसर हो जाएगा, एयर क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम हो जाएगा। क्लियर। वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास लेता हूं तो ग्लास आपका डेंसर मीडियम हो जाएगा और वाटर क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम हो जाएगा। तो जो किसी और के लिए डेंसर था वो किसी और के लिए रेयर बन जाता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। समझ गए इतनी बात। तो जब रेयर से डेंसर की ओर लाइट आएगी, रेयर से डेंसर की ओर लाइट आएगी तो ये नॉर्मल की ओर झुकेगी। और जब ये डेंसर से रेयर यानी सघन से विरल में जाएगी तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल यानी नॉर्मल से दूर हट जाएगी, यानी उधर की ओर घूम जाएगी, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रेयर से जब डेंसर में आता है तो लाइट की स्पीड कम हो जाती है, लाइट की स्पीड डिक्रीज कर जाती है। और जब डेंसर से रेयर में आता है तो लाइट की स्पीड बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है। इसीलिए एंगल भी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। और यहां पर भी आप 1n2 की वैल्यू लिख सकते हैं v1 अपॉन v2। v1 upon v2 means velocity of light in first medium, velocity of light in second medium, यानी पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, इसका जो रेशियो होता है वो भी क्या देता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही देता है। अब मैंने आपको बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपके पास हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो देखिए सिंपल सी एक एग्जांपल लेते हैं। एक लाइट आई यहाँ पर, 45 डिग्री इसका इंसिडेंट एंगल है, ये मान लो एयर है, ये यहाँ पर गई कोई दूसरे मीडियम में, यहाँ पर इसका एंगल 30 हो जाता है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? देन म्यू इज इक्वल्स टू साइन 45 साइन 45 साइन 30। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। 2 ऊपर गया तो हो गया आपका 2 और √2 यहाँ पे आ गया, दैट इज √2। और √2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.414। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1 से ज्यादा हो, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा हो, तो इसका मतलब आपकी लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है और लाइट की स्पीड क्या होगी, डिक्रीज करेगी। अब कितना डिक्रीज करेगी ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा कि भैया एक से कितना ज्यादा है। अगर एक से थोड़ा ही ज्यादा है तो थोड़ा ही इफेक्ट पड़ेगा, एक से बहुत ज्यादा है तो भाई ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और अगर डेंसर से रेयरर में जा रही है तो म्यू इज लेस देन 1, तब म्यू की वैल्यू 1 से कम होगी, 0 पॉइंट समथिंग में वैल्यूज होंगी, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? इज दैट क्लियर? ओके, चलिए। ये क्या हो गया, को भी कुछ हो जाता है कभी कभी, है ठंडा जाता है बेचारा ठंडी में। चलिए आगे समझते हैं। अब तीसरी बात क्या कह रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज आल्सो इक्वल टू द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ सेकंड मीडियम। बता ही दिया, पहले मीडियम में लाइट की वेलोसिटी अपॉन सेकंड मीडियम में लाइट की वेलोसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम
और एयर इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ भैया, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर फर्स्ट मीडियम आपने फिक्स कर दिया कि भैया एयर होगा, और नीचे आप वाटर ले रहे हो, या फिर ग्लास ले रहे हो, या फिर आप ऑयल ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का भी निकाल रहे हो तो इसको कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हिंदी में कहा जाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये गड़बड़ा हो गया है, स्पेलिंग नहीं होगी, यहाँ पे होगा, ठीक है, अपवर्तनांक, ठीक, सिंपल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप एयर के रिस्पेक्ट में या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी भी मीडियम का निकाल रहे हो तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। चलिए आगे समझते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। देखिए, लाइट यहां से गई, यहां पर निकल गई, एंगल क्या होगा बेटा, आई मान लिया, यहां क्या होगा, आर मान लिया। अगर मैं कहूं कि मुझे ये मीडियम 1 है, मीडियम 1, ये मीडियम 2 है। अगर मैं यहां पर कहूं 1 1 एन 2 बताइए तो क्या हो जाएगा, साइन आई साइन आर। अब मैं मान लेता हूं कि इसको मैंने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। अब नीचे से रे ऑफ लाइट जाने लगी और ऊपर की ओर गई, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो भैया मैं लिख सकता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 2n1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 लिख सकता हूं साइन आर अपॉन साइन आई। क्या मैं इसको पलट सकता हूं, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो 1/2n1 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1, दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, दोनों के राइट हैंड साइड जब इक्वल है तो आप लिख सकते हो 1n2 इज इक्वल्स टू 1/2n1। इसी को क्या कहा जाता है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। मतलब अगर नंबर का इंटरचेंज करोगे ना भाई साहब, नंबर के इंटरचेंज करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। सॉरी। अब यदि आपसे कहा जाए इसका यूज कहाँ है, इसका यूज है ना ग्लास के रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/3। तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, सिंपल 3/2, रेसिप्रोकल। बस रेसिप्रोकल कर दो, आंसर आ गया। क्लियर है? आगे समझते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू 3 डिफरेंट मीडियम्स, 3 अलग अलग माध्यमों से रिफ्रैक्शन। 3 अलग अलग माध्यम का मतलब, यहां मीडियम 1, यहां मीडियम 2, यहां मीडियम 3 और यहां फिर से मीडियम 1। क्लियर है? इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए आगे समझते हैं। तो मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3, मीडियम 1। यहां पर ये लाइट आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो सॉरी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब ये बताओ बेटा, 2 पैरेलल लाइंस है, उनको एक लाइन ऐसे कट की, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है क्या? बिल्कुल सर होता है, क्यों नहीं होता। इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। तो अल्टरनेट एंगल ये आर है तो भैया ये भी क्या होगा, आर।
फिर से 2 से 3 में हो गया रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पर जो एंगल है ये मैंने मान लिया R1, तो ये भी क्या R1 होगा क्या? बिल्कुल होगा। और ये जो बाहर निकलेगा ये फिर से भाई साहब I हो जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं 1 and 2, ये हो जाएगा साइन I अपॉन साइन R। अगर मैं बात करूं 2 and 3, ये हो जाएगा साइन R अपॉन साइन R1। क्लियर है? अरे यार 2 और 3 के लिए इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? R, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? R1। फर्स्ट और 2 के लिए I और R होगा, सेकंड और थर्ड के लिए R और R1 होगा, थर्ड और 1 के लिए R1 और I होगा। तो थर्ड वन इज 3 and 1, दैट इज साइन R1 अपॉन साइन I। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। चलो 1 and 2 इंटू 2 and 3 इंटू 3 and 1 इज इक्वल्स टू साइन I अपॉन साइन R इंटू साइन R अपॉन साइन R1 इंटू साइन R1 अपॉन साइन I। ये कटा, ये कटा, ये कटा, कट्टम कुट्टा खेल के सब कर दिया क्या? 1। तो 1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 1 and 2 इंटू 2 and 3 इंटू 3 and 1। क्लियर? 2 and 3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? 2 and 3 इज इक्वल्स टू 1 by 1 and 2 इंटू 1 by 3 and 1। क्या 3 and 1 को 1 अपॉन 3 and 1 को हम लोग 1 and 3 लिख सकते हैं? दिमाग लगा के सोचिए, क्या हम लोग 1 अपॉन 3 and 1 को 1 and 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अभी तो बताया। 1 and 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 and 1। तो भैया 1 अपॉन 2 and 1 को 1 and 2 लिखा जा सकता है। तो ये बताइए कि क्या 1 and 3 को 1 अपॉन 3 and 1 नहीं लिखा जा सकता? लिखा जा सकता। तो 1 अपॉन 3 and 1 को हम लोग 1 and 3 लिख देंगे, तो हो जाएगा 2 and 3 इज इक्वल्स टू 1 and 3 अपॉन 1 and 2। सिंपल एंड सुरक्षित। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब कहोगे अब इसका फायदा क्या है? चलो भैया इसका भी फायदा दिखाते हैं। ये एयर है, ये वाटर है, ये ग्लास है, ठीक है, और ये फिर से एयर है। मान लिया आपको क्वेश्चन में एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। आपको निकालना है ग्लास के रिस्पेक्ट में वाटर का या वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का। तो जरा इसको ध्यान से देखिए, 2 and 3 क्या बता रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो यार ये बताइए कि क्या इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं? W N G इज इक्वल्स टू A N G अपॉन A N W लिखा जा सकता है। और क्या ये दोनों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं? क्या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो जब कभी भी किसी दो मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो और दोनों का आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा हो, तो आप इस फॉर्मूले का उपयोग कर लिया जाएगा। अगर मैंने कहा G&W कर दिया जाए तो अभी मैंने कहा इसको जब रिवर्स करना हो तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो दैट इज WNA अपॉन GNA। लो भैया ये भी बन गया। ठीक है, अगर वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का है ये फॉर्मूला है, तो ग्लास के रिस्पेक्ट में वाटर का ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब कहोगे भैया याद कैसे करें? ट्रिक।
तो ट्रिक बस इतना है बेटा कि जिसका आप निकाल रहे हो उसको आपको न्यूमरेटर में रखना है, जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में रखना है बस, और कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये क्या बला है, व्हाट इज दिस? तो ये बला है कि भैया आप जब किसी बर्तन में सिक्का डालते हो तो यदि बर्तन खाली है तो सिक्का एकदम अपना जिस गहराई पर है उस गहराई पर आपको नजर आता है, लेकिन अब मुद्दा यह है कि जब आप उसमें पानी डाल देते हो तो सिक्का थोड़ा सा ऊपर नजर आने लगता है, यदि आप परपेंडिकुलर ना देखें तो, क्योंकि परपेंडिकुलर देखने पे अगर इस लाइन के थ्रू आप देख लाइट जा रही है तो उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता है। यदि आप लाइट को नॉर्मली इंसिडेंट कराते हो किसी मीडियम में तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा, यानी उसका कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो जैसे ही आपने उसमें बर्तन में पानी भर दिया, वैसे ही आप जब पीछे होकर देखोगे तो सिक्का आपको ऊपर नजर आएगा। ये क्यों होता है? ये होता है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। इसको एपरेंट डेप्थ कहते हैं, एक्चुअल डेप्थ कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। बट अब क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या बला है, इसको हम लोग समझते हैं। तो जब भी कभी रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है, ठीक है। अच्छा, क्रिटिकल एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं, यही बात कर लो, नहीं हिंदी वाले नाराज हो जाएंगे। तो क्रिटिकल एंगल को कहते हैं बेटा क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात हम लोग कर रहे थे। तो जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हट जाती है, यानी ऊपर की ओर। जैसे ये देखो आ रही है, एक इधर भाग गई, इधर भाग गई, जबकि इसको जाना कुछ ऐसा चाहिए था। अब अगर आप इस एंगल को बढ़ाएं, यहां पे एंगल क्या है बेटा, आई। अगर आप इस एंगल को इंक्रीज करते हो, बढ़ा देते हो, तो हो सकता है जब आप बढ़ाओ तो एक कंडीशन आपको कुछ ऐसी मिले कि ये जो रे ऑफ लाइट है ये आपका किस पर हो जाए, इस सरफेस के एकदम ऊपर से निकल जाए, यानी इसको बढ़ाने पर आपका ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तब एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो वैल्यू होगी उसे आप क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल यानी सी कहेंगे। तो मतलब द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। जब आपका कौन सा रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए जिस इंसिडेंट एंगल के लिए, वो इंसिडेंट एंगल ही क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल ऑफ दैट मीडियम कहलाएगा। ठीक है, चलो अच्छी बात है, आगे समझते हैं। यदि मैं कहूं इस मीडियम को मैं 1 मान लूं, 1 तो मैंने हमेशा रेयर मीडियम को माना है, तो मैं रेयर मीडियम को ही 1 मानना पसंद करूंगा। तो मैं इस मीडियम को 2 मान लेता हूं, इस मीडियम को 1 मान लेता हूं। तो मैं यहां लिखूंगा 2n1, दिख नहीं रहा होगा आपको, कलर चेंज, ठीक है। 1n2 इज इक्वल, अरे सॉरी लाइट आपकी किधर जा रही है, लाइट आपकी 2n1 जा रही है ना, 2n1 इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, यही लिखेंगे। साइन आई की वैल्यू कितनी है भैया, सी माना है हमने क्रिटिकल एंगल। साइन आर की वैल्यू कितनी है भैया, 90 माना है हमने, मतलब 90 हो ही गई है, क्रिटिकल एंगल है। तो 2n1 तो साइन सी हो जाएगा बेटा,
और 1n2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/sin c। तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला ये है कि जब भी आप किसी दूसरे मीडियम का यानी डेंसर मीडियम का क्रिटिकल एंगल निकालेंगे किसी रेयर मीडियम के रिस्पेक्ट में तो 1/sin c फॉर्मूला आपको निकालना पड़ेगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको किसी मीडियम का क्रिटिकल एंगल दिया हो तो आप इस फॉर्मूले का उपयोग करके उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात। अब दूसरी बला क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यदि ये बताओ कि मैं अगर एंगल को C से भी ज्यादा कर दूं, C से ज्यादा इन द सेंस मैं C से भी ज्यादा बढ़ा दूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं C से भी ज्यादा कर दूं, तो लाइट आपकी जो होगी वो रिफ्रैक्ट करने की बजाय रिफ्लेक्ट करने लगेगी। मतलब रिफ्रैक्ट की जगह क्या होने लगेगा, रिफ्लेक्शन होने लगेगा। और जब रिफ्लेक्शन होने लगेगा तो इसी को कहा जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अरे यार नदी में जाते हो, अब यहाँ वाली गंदी नदी नहीं, उत्तराखंड वाली नदी, यदि कोई उत्तराखंड से देख रहा हो तो उसको पता है। तो जब आप उत्तराखंड वाली नदी जिसमें एकदम क्लियर क्रिस्टल क्लियर वाटर है, जब आप उसको ऐसे देखते हो तो उसमें आपको रिफ्लेक्शंस नजर आते हैं, ठीक है। तो वहां से भी लाइट ऐसे पड़ करके रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं है, गलती मत कीजिएगा। उसमें मीडियम आपका रेयर से डेंसर के सरफेस पे टकरा के लौट जा रहा है, वो अलग फिनोमेना है। ये तो तब होता है जब आप पानी के अंदर हो। अब आप पानी के अंदर हो, ऐसे देख रहे हो, बट आपको बाहर का कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ सरफेस ऐसे चमक रही है। ये घटना कब होगा, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। यानी लाइट की रे ऐसे पड़ी और पड़ करके, जबकि ये ट्रांसपेरेंट है, लाइट इधर जा सकती है, बट फिर भी लाइट यहां से टकरा के ऐसे लौट जा रही है। तो इस घटना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इस घटना को होने की दो कंडीशंस हैं। नंबर 1 कंडीशन कि आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो कहां से जानी चाहिए, वो डेंसर से रेयरर में जानी चाहिए। रे ऑफ लाइट किधर जानी चाहिए, डेंसर टू रेयरर, डेंसर से रेयरर। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। दो कंडीशन जब सेटिस्फाई होगा तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, अदरवाइज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो जब तक ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, आगे समझते हैं एग्जांपल्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कुछ एग्जांपल्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। जैसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ मिराज। मिराज को हिंदी में बोलते हैं मिर्चिका, मिर्चिका। ये एक टाइप का फेक थिंग होता है मिराज का फॉर्मेशन। रेगिस्तान में या दूर कहीं जहां गर्मी के टाइम पे आप बहुत दूर देखते हो तो आपको लगता है कि पानी पड़ा हुआ है या कोई जलाशय है यानी तालाब है, लेकिन जब आप पास पहुंचते हो तो वो डिसअपीयर हो जाता है। ये तो वही हाल हुआ, दूर से देखा तो वो बाल बना रही थी, पास जाके देखा तो गधी पूंछ हिला रही थी, है वही हाल हो गया, है ना। तो खुशी तो बहुत हुई कि रेगिस्तान यार, तपती भयंकर दोपहर, तपता हुआ सूरज, भयंकर गर्मी, गला सूखा जा रहा है और आपको दूर दिखे कि यार वहां पानी है, और जब आप जाओ तो यार गायब हो गया। तो ये तो बड़ी समस्या है आपके साथ। तो ये समस्या अक्सर रेगिस्तानों में हो जाती है क्योंकि वहां पर मिराज का फॉर्मेशन होता है। तो मिराज का फॉर्मेशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से होता है। वो कैसे होता है यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। मान लो ये रेगिस्तान है, बढ़िया इतना अच्छे से, आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ खड़े हो, दूर कहीं यहाँ पर कुछ रिवर वगैरह है। अब ये रेगिस्तान में धूप की किरणें यहाँ पड़ी, हवाएं गर्म हुई, एयर आपका हॉट हुआ, हॉट एयर किधर की ओर राइज कर जाता है, ऊपर की ओर। अब यहाँ पर दो लेयर बन गई, इधर है हॉट एयर, हॉट एयर ऊपर की तरफ, नीचे है कोल्ड एयर। नीचे क्या है बेटा, कोल्ड एयर। कोल्ड एयर एक डेंसर मीडियम होता है, हॉट एयर एक रेयरर मीडियम होता है। यहां से रे ऑफ लाइट गई, यहां से रे ऑफ लाइट ऐसे गई, क्रिटिकल एंगल से
ज्यादा एंगल पर इंसिडेंट हुई, आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर के यहां पड़ जाएगी। जब यहां पड़ गई तो यहां पर क्या होगा, इसी का इमेज बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, इस रिवर का इमेज यहां बन जाएगा। और आप भाई साहब ऐसे देख रहे हो, आप ऐसे एंगल से यहां पर देख रहे हो कि ये यहां से आ करके रिफ्लेक्ट होकर इधर ही जा रहा है। तो आपको एक्चुअल में यहां जो चीज दिख रही है वो एक्चुअल में वाटर नहीं है, वो एक्चुअल में क्या, ये एक्चुअल में वाटर नहीं है, वो सिर्फ एक इमेज है, वो सिर्फ एक इल्यूजन है, वो सिर्फ एक इमेज है। और वो इमेज कहां से आ रही है, कहीं दूर एयर यानी रिवर वगैरह से। तो इस घटना को क्या कहा जाता है, मिराज कहा जाता है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है और इसका कोई दूसरा रीजन नहीं है। ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड, डायमंड के अंदर जो चमक होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। अच्छी का मतलब, जैसे आप यहां से इसके अंदर लाइट एंटर तो करती है लेकिन अंदर ही अंदर टकरा करके खूब अच्छा चमकता है। जैसे एग्जांपल के देखो, मैंने एक डायमंड पहना हुआ है, मैं तो सस्ता आदमी हूँ, तो लोकल डायमंड पहना हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस पे कोई लाइट मारता हूँ, देखिए कितना अच्छा शाइन कर रहा है, देखिए शाइन कर रहा है बढ़िया। तो अगर मैं इसके ऊपर लाइट ऐसे मारूंगा, देखिए बढ़िया शाइन करता है, एकदम जबरदस्त शाइन रहता है। तो ये शाइन क्यों हो रहा है, इसे कहते हैं ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड। तो ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड का मतलब ये हो गया कि डायमंड जो होता है वो शाइन तब करता है, चमकता तब है, जब लाइट उसके अंदर एंटर तो कर जाती है, बट डायमंड के अंदर जब लाइट एंटर कर जाती है तो यहीं पर ऐसे एंटर तो की, घूमते 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 हर तरफ से घूम के इसी के अंदर रह जाती, बाहर नहीं निकल पाती, मतलब उसी के अंदर एक तरीके का लाइट का कैद है ये डायमंड। तो इसके अंदर खूब अच्छी एकदम बढ़िया चमक जनरेट हो जाती है। तो इसी को क्या कहते हैं, ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड। और डायमंड के दो फ्लैट सरफेसेस के बीच का एंगल 24 डिग्री लगभग किया जाता है, क्योंकि इसका क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री ही है। इसका क्रिटिकल एंगल भी क्या होता है, 24 डिग्री ही होता है अच्छे डायमंड्स का। शाइनिंग ऑफ टेस्ट ट्यूब, यहां एक बीकर लिया, बीकर में पानी भर दिया, एक टेस्ट ट्यूब ऐसे रखा, ठीक, एक टेस्ट ट्यूब रखा। अब यहां से जो रे ऑफ लाइट निकल रही है ऐसे, यहां से एक रे ऑफ लाइट ऐसे निकल रही है, यहां से ऐसे निकल रही है। अब ये क्या हो रहा है, डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहा है। ये जो एंगल है, ये जो एंगल इसका बन रहा है, ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा यार, सीधी सी बात है। यहाँ से जो निकल रहा है वो भी रिटर्न हो जाएगा। तो भैया जब आप इधर से देखोगे तो इधर से आपको रे ऑफ लाइट अंदर की ओर जाती चली तो जाएगी, लेकिन ये जो रे ऑफ लाइट है ये इधर से टकरा करके इधर लौट आ रही है, जिसकी वजह से इसका इमेज आपको नहीं दिखेगा, इसका इमेज आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पे सिर्फ आपको एक चमकीली चमकीली चीज नजर आएगी, जिसको कहते हैं शाइनिंग ऑफ टेस्ट ट्यूब। तो ये परखनली का चमकना, ठीक है। अगला बात है ऑप्टिकल फाइबर। दूर देशों से, लाइक आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, गूगल यूज करते हो, ईमेल जीमेल जो भी है सब यूज करते हो, और किस तरीके से करते हो तो सभी जानते हैं, है ना, कोई बात ही नहीं। किस रूप में आप इस्तेमाल करते हो, किस उपयोग के लिए। सिर्फ एक यूट्यूब ही है जिसको आप अच्छे वे में यूज कर रहे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, बाकी तो ठीक है, सब आप मैसेज खेलते हो, चैटिंग हमको सब पता है। चलिए फिलहाल कोई बात नहीं। तो ये ऑप्टिकल फाइबर क्या बला है, ऑप्टिकल फाइबर बेटा एक टाइप का मीडियम है। इसमें लाइट ऐसे एंटर करती है, ऐसे टर्न होती है, ऐसे टकरा टकरा के आगे बढ़ती चली जाती है। अब इसमें किया क्या जाता है, इसमें इंटरनेट सर्वर से इंफॉर्मेशंस, जो जानकारियां हैं वो ट्रेवल कराई जाती है इन फॉर्म ऑफ लाइट वेव। किस फॉर्म में, प्रकाश की तरंग के रूप में एक जगह से दूसरे जगह लाइट वेव को क्या करते हैं, ट्रेवल कराते हैं। तो लाइट वेव क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है इन फॉर्म ऑफ लाइट वेव।
और इंफॉर्मेशन को ट्रेवल कराया जाता है। तो ये समझ लीजिए कि समुद्र के नीचे से ऑप्टिकल फाइबर ऐसे बिछा हुआ है जाल। अमेरिका का गूगल का सर्वर इंडिया में कैसे काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर से। तो इसके अंदर भी लाइट की इंफॉर्मेशन कैसे चलती है? रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन से। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर जब इतना सब कुछ है तो सैटेलाइट के थ्रू, सिग्नल्स के थ्रू हम टावर वार लगा के क्या नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट जब हम सिग्नल के थ्रू कुछ भी भेजते हैं तो वो इंटरप्ट होता है, बीच बीच में इंटरप्ट होता है, स्पीड वो नहीं आ पाती जो स्पीड हमें चाहिए। और दूसरी चीज, सिग्नल वीक हो जाता है क्योंकि जब वो रिफ्रैक्शन में लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाती है, लेकिन रिफ्लेक्शन में उसका कुछ ही परसेंट डिक्रीज होता है, ज्यादा नहीं। तो रिफ्लेक्शन में लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा डिक्रीज नहीं करती है, लेकिन रिफ्रैक्शन में लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा डिक्रीज कर जाती है। अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेव से याद आ गया तो मैं आपको बता देता हूं कि वेव में 3 चीजें होती हैं। पहला होता है वेवलेंथ, पहला होता है वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य। दूसरा होता है वेलोसिटी और तीसरा होता है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। तीसरा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है ये कभी भी चेंज नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस। फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है इन द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं, एपरेंट डेप्थ की बात करते हैं। तो एपरेंट डेप्थ क्या था? यहां पे मान लो सिक्का पड़ा हुआ है, ठीक है, यहां से एक रे ऑफ, यहां पर मान लीजिए पानी भरा हुआ है, ठीक। अब क्या हुआ? रे ऑफ लाइट ठीक है, अब क्या हुआ? रे ऑफ लाइट निकली यहां से सीधी, कलर में बड़ी समस्या है भाई साहब, कौन सा कलर लूं जो दोनों पे दिखे? हाँ ये ठीक है। ये एक रे ऑफ लाइट, सॉरी नीचे से ऊपर इधर की ओर, और एक रे ऑफ लाइट यहां चली गई, ठीक। अब जरा हमको आप ये बताइए, यदि आप ऊपर से देखोगे तो भैया इस रे का तो रिफ्रैक्शन हुआ नहीं, तो एकदम फर्स्ट क्लास जिस गहराई पे आपका सिक्का रखा है वही नजर आएगा। बट यहां तो ये रेयर, डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो क्या होगा? ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर जाएगा इधर की ओर, और जब आप इधर से देखोगे तो अब ये इसका इमेज यहाँ नहीं मिलेगा, इसका इमेज यहाँ ना मिल करके इसका इमेज, इसको अगर पीछे बढ़ाओगे, इसको अगर आप पीछे बढ़ाओगे तो इसका इमेज इस पॉइंट पर मिल जाएगा, यानी सिक्के का जो इमेज होगा वो इस पॉइंट मिल जाएगा। ये रियल है, ये इसका इमेज है, ठीक है। तो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ गया, सिक्का यहाँ था, दिखेगा यहाँ पे, तो सिक्का यहाँ था तो भैया इसको कहेंगे, यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस होगी इसको कहेंगे एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ। और जो यहां से लेकर के यहां तक की गहराई होगी इसको कहेंगे रियल डेप्थ, रियल डेप्थ। इसको क्या कहेंगे? रियल डेप्थ कहेंगे। क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है भाई साहब? यदि हाँ तो आगे बढ़ा जाए, नो प्रॉब्लम, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? चलिए, अगर आप अब बात करेंगे तो ये एंगल क्या है? आर, तो ये एंगल भी क्या होगा? आर। अगर आप सीधी सी बात देखेंगे तो ये एंगल आपका क्या होगा? आई, ठीक है। इसको ऐसे बढ़ा दिया जाए, ये भी क्या होगा? आई, ठीक है। और ये एंगल भी क्या होगा? आई, क्योंकि भाई सीधा सीधा है ना मामला, सब सब 90 डिग्री है। तो ये एंगल आई, ये एंगल आर। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो कलर चेंज कर लीजिए, ये एंगल आपका आर, ये एंगल आपका आई, ठीक है। क्योंकि यहां पर देखिए जब ऐसे था मामला, ठीक, ऐसे,
और एक है ऐसे, ठीक। अब ये एंगल आर है, तो ये भी क्या होगा, एंगल आर होगा। ये एंगल एक्चुअल में आपका आई है, ये एंगल भी क्या होगा बेटा, ये एंगल क्या होगा, आई होगा। तो ये वाला आई, ये वाला आर। दोनों ट्रायंगल को अगर आप देखोगे, ठीक है, दोनों ट्रायंगल को अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा साइन आई इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो यही होगा दोनों ट्रायंगल के लिए। परपेंडिकुलर आपका, अगर इसको मैं पॉइंट नाम दे दूं ए बी ओ और सी, तो अगर मैं परपेंडिकुलर देखूं तो हो जाएगा ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, बी ओ, ठीक। दूसरा ट्रायंगल देखूं, साइन आर देखूंगा तो वो भी क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। क्लियर है भाई? इतनी बात में कोई की समस्या? डिवाइड कर दो यार, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू ए बी कट जाएगा, दैट इज बी सी अपॉन बी ओ, तो एक फॉर्मूला तो ये आ गया, बी सी अपॉन बी ओ, ठीक है, बी सी अपॉन बी ओ। भैया इसका रेशियो आपको क्या दे देगा, साइन आई अपॉन साइन आर, और ये क्या कहलाएगा, 1:2 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहली बात तो ये हो गया। इसी तरीके से सिमिलरली हम ये भी निकाल सकते हैं, दैट इज 1:2 इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ठीक है, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, यानी रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का जो रेशियो होगा वो आपको क्या दे देगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा। तो ज्यादातर क्वेश्चन तो इस पे आता है, इस पे तो आज तक वैसे क्वेश्चन आया नहीं है, बट फिर भी नॉलेज के लिए आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट की बात करते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है, देखो यहां से लाइट आई, यहां पर ग्लास स्लैब है, ये ब्लू कलर का, ये लाइट इधर चली गई, ये एंगल ऑफ आई मतलब आई एंगल, ये आर, ये आपका डिफ्लेक्शन एंगल, डिफ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा डिफ्लेक्शन मान लो कभी निकालना हो तो जब रेयर से डेंसर पे जा रहा तो आई माइनस आर इज इक्वल्स टू डेल्टा, और जब आपका क्या हो रहा हो, डेंसर से रेयर में जा रहा हो तो डिफ्लेक्शन ये आ गया, ठीक है, तब डिफ्लेक्शन ये आ गया तो पूरा एंगल ये कितना होगा, आर, तब क्या हो जाएगा बेटा, आर माइनस आई हो जाएगा आपका डेल्टा। कब, जब आपका लाइट डेंसर से रेयरर में जा रहा हो, और जब रेयर से डेंसर में जा रहा हो तो आई माइनस आर इज इक्वल टू डेल्टा। क्लियर है? ठीक है, चलो इसको छोड़ो, ये तो टॉपिक विहीन बात थी, ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया आपको क्योंकि दिमाग में आ गया तो बताना जरूरी समझा, ठीक है। अच्छा, आई अपॉन आर, अब मामला क्या होगा, तो लाइट ऐसे जा रही है, देखो ये लाइट अंदर गई, तो इसको बेटा आप कहेंगे जानते हो क्या, इंसिडेंट रे, इसको कहेंगे रिफ्रैक्टिंग रे, और ये हो जाएगा एमर्जेंट रे, ठीक है। हिंदी में बात करें तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और निष्कासित किरण, निकलने वाली जो बाहर निकल रही है, ठीक है। अब देखो, जो ये रे बाहर निकल रही है और जो पहले से बेसिक से आ रही थी, इन दोनों के बीच का जो गैप होगा इसको कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, पार्श्व विस्थापन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पार्श्व विस्थापन। क्या बोलते हैं इसको, पार्श्व विस्थापन। तो स्लैब के थ्रू भैया रिफ्रैक्शन ऐसे ही होता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसको आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, 2 पिन यहाँ गाड़ो,
फिर आंख बंद करके ऐसे देखो, फिर इधर से आंख बंद करके देखो, जहां 2 पिन तुमको सीधा मिल जाए 2 पिन यहाँ गाड़ो, यहाँ से ऐसे मिला दो, यहाँ से ऐसे मिला दो, फिर इसको ऐसे मिला दो। ये प्रैक्टिकल होता है आपका 10th क्लास में, तो आपको पूरा पाथ एकदम बढ़िया एकदम स्लैब से दिख जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं लेंस पे। लेंस क्या होता है बेटा? ग्लास का एक टुकड़ा, इसको आप काटिए कुछ इस प्रकार से, दो स्फेयर काट लिया, ये देख रहा ना, ये पार्ट निकल के आया, ये पार्ट निकल के आया, ये उसके बाद एक ऐसे, फिर एक ऐसे, ये पार्ट लिखो, ये निकल के आया, दैट इज दिस। तो लेंस क्या होता है? लेंस इज अ होमोजीनियस मीडियम। लेंस एक समान, होमोजीनियस का मतलब सेम चीज का बना हुआ, होमोजीनियस मतलब जैसे ग्लास का बना है तो ग्लास एक बना रहेगा, फाइबर का है तो फाइबर ही बना रहेगा, मतलब मीडियम चेंज नहीं होगा उसके अंदर। तो होमोजीनियस मीडियम होता है बाउंडेड बाय एटलीस्ट वन कर्व सरफेस, एक कर्व्ड सरफेस होना चाहिए। कर्व सरफेस का मतलब ऐसा सीधा ना हो, फ्लैट ना हो। तो दो सरफेस से घिरी हुई आकृति है, लेकिन एक सरफेस इसका क्या होना चाहिए? कर्व्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक ग्लास है, ये एक लेंस है, तो यहां पर ये वाला सरफेस थोड़ा उभरा हुआ है, ये क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। ये दूसरा एक लेंस है, ये क्या है? इसमें बीच बीच में गड्ढा है, ठीक है, किनारे पे मोटा है और बीच में पतला है, तो ये एक कैसा लेंस है? ये कॉनकेव लेंस है। क्लियर है इतनी बात? अभी मैं प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कैसे ये लाइट को बेंड वेंड करता है, नो प्रॉब्लम, टेंशन नॉट। ठीक है, मैं पूरी चीजें आपको क्लियर करूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, तो लेंस क्या होता है? एक होमोजीनियस मीडियम होता है और बाउंडेड बाय एटलीस्ट वन कर्व सरफेस, यानी एक कर्व सरफेस से आपको इसको बाउंड करना होगा, मिनिमम एक कर्व सरफेस होना चाहिए, तभी वो लेंस कहलाएगा, अदरवाइज वो स्लैब कहला जाएगा। अगर दोनों फ्लैट कर दोगे तो ये ग्लास स्लैब हो गया। ठीक है, जो अभी पीछे पढ़ा था हमने। तो लेंस दो टाइप का होता है, एक हो गया कॉनकेव। कॉनकेव लेंस क्या होता है? ये आपका किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है। कॉनकेव को हिंदी में कहते हैं बेटा अवतल, और कॉन्वेक्स को कहते हैं उत्तल। कॉन्वेक्स कैसा होता है? कॉन्वेक्स बीच में मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है। तो जो लेंस बीच में पतला किनारों पे मोटा, कॉनकेव। जो लेंस बीच में मोटा किनारों पर पतला, कॉन्वेक्स। ठीक है, अच्छा, इसका दूसरा नाम भी है, इस कॉन्वेक्स को कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस, इसको कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग, हिंदी में इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग को अभिसारी, और डाइवर्जिंग को बोलते हैं उपसारी या अपसारी, समथिंग कुछ ऐसा ही कहते हैं, क्लियर याद नहीं है, अपसारी ही कहते हैं शायद। ठीक है, तो हिंदी में क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग, अभिसारी या फिर कन्वर्जिंग। इसका दूसरा नाम क्या है? कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं इसको, कॉन्वेक्स को। और इसको डाइवर्जिंग क्यों बेटा? क्योंकि यहां से अगर लाइट आएगी, यहां से लाइट आएगी तो ये भाई साहब ऐसे फैला देंगे, डाइवर्ज कर देंगे, और इन पर लाइट आएगी तो ये भाई साहब एक पॉइंट पर इसको फोकस्ड कर देंगे। तो जब ये कन्वर्जिंग करेंगे, इनको क्या कहते हैं? इसको कन्वर्जिंग कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग कहते हैं। दिस इज डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी एंड दिस इज कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी। तो इसकी वजह से इनका नाम क्या रखा गया है? डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग। अब कुछ टर्म्स की बात करते हैं, जैसे लेंस पर पहला होता है ऑप्टिकल सेंटर। तो मान लीजिए आपने ये लेंस लिया, लेंस के दोनों, ये जो पॉइंट है, बीचों बीच एक पॉइंट है, इस पॉइंट को आप क्या कहेंगे? ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। जब ये पॉइंट कैसा बिहेव करता है? इस पॉइंट से अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पास करेगी तो उसका रिफ्रैक्शन तो नहीं होगा,
मतलब वो रास्ते से अपने भटकेगी नहीं, ठीक है। अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे ऑफ लाइट पास करती है तो अपने रास्ते से कभी भी डिफ्लेक्ट नहीं होती, भटकती नहीं है। अगर कॉनकेव की बात किया जाए तो ये भी क्या होगा, ऐसे पास कर जाएगा, कभी डिफ्लेक्ट नहीं होगा। दूसरा क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यार ये बताओ, एक लेंस यहाँ, एक मिरर, एक ये था, एक ये था, एक सेंटर इसका, एक सेंटर इसका, ये क्या कहलाएगा, C1। ये क्या कहलाएगा, C2। ये भाई साहब, ये भी तो दो स्फीयर से कटे गए हैं, एक सेंटर इनका, एक सेंटर इनका, दिस इज C1, सॉरी दिस इज C2, दिस इज C1। अरे फर्स्ट वाले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, सेकंड वाले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, ये C2, ये C1, ठीक है। सॉरी, खांसी बहुत तेज आ रही है, 2-3 दिन से खत्म नहीं हो रही है, ठीक है। चलिए, अब अगला क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। C1 और C2 से पास करने वाली लाइन क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। C1 और C2 से पास करने वाली लाइन क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस, अब इसकी बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्यों है, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसके लिए नेक्स्ट स्लाइड है आई थिंक, तो अभी रहने देते हैं, प्रिंसिपल फोकस की बात करते हैं हम लोग। अच्छा, फोकल लेंथ क्या है, मान लो इसका आपको फोकस यहाँ पर मिल गया, तो फोकस से लेकर के ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस को क्या कहेंगे, फोकल लेंथ, यानी फोकस दूरी। तो हिंदी में इसको कहते हैं बेटा फोकस दूरी। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर की हिंदी तो आप जानते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस की जानते हैं, प्रिंसिपल फोकस की जानते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, ठीक। इतने टर्म्स ही आपको याद रखने, नो प्रॉब्लम, नथिंग इज मच इंपॉर्टेंट इन दिस, बट ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, बात को समझते हैं। यहां पर मैंने ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। सबसे पहली बात, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट जहां से निकलने वाली रे ऑफ लाइट्स लेंस पर पड़ने के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएं, तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। यानी प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट जहां से निकलने वाली सभी प्रकाश की किरणें, all the ray of lights after refraction through lens it becomes parallel to principal axis। जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएं, कब, यहां से रिफ्रैक्शन के बाद, तो इस पॉइंट को हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे। अब इधर क्या केस आएगा, इधर भी समझते हैं। किसी पॉइंट की तरफ अप्रोच, किसी पॉइंट की तरफ अप्रोच करती हुई रे ऑफ लाइट, किसी पॉइंट की तरफ अप्रोच करती हुई रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइट ऐसे आ रही थी बेटा, ऐसे आ रही थी, और एक्चुअल में ऐसे आकर के फिर सीधी हो गई, बट ये जिस पॉइंट पर जा रही होगी वो आपका क्या कहलाएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस कहलाएगा। ये दोनों की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूपी बोर्ड में कई बार लिखने को आया है, सीबीएसई बोर्ड में भी कई बार पूछा है, तो इसलिए आप इसको एकदम बढ़िया से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। अब सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस उसी का उल्टा मान लीजिए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आने वाली रे ऑफ लाइट्स, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आने वाली रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन के बाद
जिस पॉइंट पर आ करके कट करेंगी वो आपका क्या कहलाएगा, सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कहलाएगा। यानी भैया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो रे ऑफ लाइट आ रही थी, रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट को पर कट करेंगी, रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पर कट करेंगी वही पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। क्लियर? चलिए अब इसकी बात करते हैं। ये भाई साहब यहां से आए, यहां से आए, अब यहां पर ये क्या हुए, डाइवर्ज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इनको पीछे की ओर यदि आप बढ़ाएंगे कुछ इस तरीके से, इनको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से, ये इधर डाइवर्ज कर देंगे। तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे चली गई, ऐसे आई, ऐसे चली गई। बट जब इनको पीछे बढ़ाया तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे कट किए। दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। तो भैया फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से फोकस आपको अपनी लाइफ पे करना होता है उसी प्रकार से फोकस इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ये ऑब्वियस सी बात है, ये सच बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन। लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन ये कहता है, इसमें 3 रूल है। पहला रूल है ये है कि जब भाई इमेज कैसे बनाओगे आप, कुछ नियम कानून के तहत बनाओगे। जैसे मिरर में आपको मैंने पढ़ाया था कि कुछ इमेज फॉर्मेशन के लॉज होते हैं, कानून होते हैं, नियम होते हैं, तो वैसे यहाँ भी तो है। तो पहला लॉ ये है कि अगर कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद हमेशा प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी। या फिर कोई भी रे ऑफ लाइट आती है तो 100% प्रिंसिपल फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहां से कट करेगा तो ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस। तो इधर से देखने पे ऐसा लगेगा ना कि ये लाइट कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है, इस पॉइंट से आ रही है, ठीक है। और यहां पर सच में ये लाइट क्या है, ऐसे जा रही है। ये रूल नंबर 1 है, ठीक। दूसरा रूल की बात करते हैं। यदि रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से पास करती है तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। यदि रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से होती हुई जा रही है, मतलब उसकी तरफ अप्रोच कर रही है, तो ये ऐसे आकर के किधर आ चली जाएगी, इधर की ओर, यानी ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। और तीसरा रूल, दिस इज रूल नंबर 2। तो फोकस से अगर जा रही है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो फोकस पे। अगला रूल क्या है, अगला रूल है दिस, अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो सीधी निकल जाएगी भाई साहब, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तब यहां पर क्या होगा, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात, नो बकवास। चलिए अब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। जब आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मींस अनंत पर, तो अनंत पर अगर है तो रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के चली जाएगी, फोकस से होकर चली जाएगी। फोकस पे आपको क्या मिल जाएगा, इमेज मिल जाएगा। अब यहां पर रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट कर रही है या मीट कराई जा रही है, भाई आई, रिफ्लेक्ट हुई, मिल गई, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो यहां से तो ऐसे पास करेंगी। तो यहां पर एक्चुअल में मीट कर रही है तो यहां पर कौन सा इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा बेटा, यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो मिरर में जब इधर बनता था तो रियल होता था, यहां पर रियल इस तरफ आएगा, ठीक है। तो यहां पर बात समझिएगा, यहां पर बात समझिएगा। यहां पर आप सिस्टम अब समझिए क्या करना है। तो अब यहां पर हमें एक चीज ये समझना है कि इमेज का पोजीशन क्या है। पोजीशन की बात अगर की जाए तो एट फोकस,
एट फोकस अपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट साइड फोकस पे, ठीक है। ये पोजीशन हो गया। नेचर, तो नेचर भैया क्या है, रियल इमेज है, रियल है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज का है भाई, छोटा बड़ा मैं कुछ, छोटा तो है ही है, तो पॉइंट साइज का इमेज है। सीधे उल्टे की बात हम कर नहीं सकते, क्योंकि भैया पॉइंट साइज का क्या सीधा क्या उल्टा। अब एक यहाँ पे पॉइंट है, अब इसको क्या मान ले, ये सीधा है, उल्टा है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, क्या माने, कुछ नहीं मान सकते। अगला समझिए, जब आपका ऑब्जेक्ट 2f के पहले हो, 2f मतलब फोकल लेंथ का डबल, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह पे 2f होता है, ठीक है। तो 2f मींस फोकल लेंथ का डबल डिस्टेंस। तो जब इनफाइनाइट और 2f के बीच में होती है रे ऑफ लाइट, तो एक रे निकली और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, और दूसरी रे गई ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये रिफ्रैक्ट होकर के कहां से होके जाएगी बेटा, ये कौन सा रूल है, ये फर्स्ट रूल है। ये जाएगी कहां से, फोकस से। और दूसरी वाली ये कौन सा रूल है, ये थर्ड रूल है। और थर्ड रूल के अकॉर्डिंग ये सीधी निकल जाएगी, दोनों कट की यहाँ पर, और यहाँ पर हमको मिल गया क्या, इमेज। अब इस इमेज की पोजीशन कहाँ पे है, इमेज की पोजीशन है, यानी स्थिति कहां पर है, बिटवीन f एंड 2f अदर साइड द, या अपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद नेचर की बात करेंगे, तो नेचर कैसा होगा, नेचर होगा रियल, नेचर इज रियल। उसके बाद रियल तो है ही, साथ में क्या है, उल्टा है, तो भैया इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड, छोटा, ठीक है, क्या है, डिमिनिश्ड यानी छोटा। क्लियर। अगली बात करेंगे, 2f पे रख दिया भाई साहब, 2f पर रखने पर इमेज आपकी कैसे मिली, देखो रे ऑफ लाइट आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से, फिर से फर्स्ट रूल एंड थर्ड रूल। उसके बाद ये जाएगी फोकस से होकर के, ये जाएगी सीधी और कट करके यहाँ पर 2f पर ही इमेज बना दिया। तो पोजीशन की बात करेंगे, तो पोजीशन भी क्या होगी, इसमें पोजीशन हो जाएगी आपकी 2f, ठीक है, एट 2f अदर साइड द ऑब्जेक्ट, वही चीज। और नेचर की बात करेंगे, तो नेचर हो जाएगा रियल, इक्वल इन साइज एंड इन्वर्टेड क्लियर। अगली की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f, 2f ये 2f है, ये f है, इनके बीच में थोड़ा इमेज धुंधली है, फट गई है इतने बड़े में, ठीक है, क्योंकि जब पीपीटी बनाई जाती है तो वो बनाई जाती है लैपटॉप पे, तो लैपटॉप पे छोटी इमेज दिखती तो एकदम क्लियर थी, बट ये बोर्ड बड़ा हो गया तो यहाँ पे इमेजेस थोड़ी फटने लगती हैं, इसीलिए मुझे लिखना पड़ रहा है, ठीक है। अब ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस यानी फर्स्ट रूल, और यहाँ पर थर्ड रूल, तो ये फर्स्ट रूल क्या हुआ, ये फोकस से होके गई, ये फोकस से होके गई, और ये यहाँ पर मिल गई, यहाँ पर आपका 2f है। अब ये 2f के बाद जा करके मिली, तो यहाँ पर आपको ये इमेज मिली। अब ये इमेज का पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है आफ्टर 2f के बाद। और नेचर कैसा होगा, नेचर होगा रियल, इन्वर्टेड और क्या लिखें, लार्ज लिखें ना, मैग्नीफाइड। जब लेंस की बात आएगी तो मैग्नीफाइड लिखा जाता है। अच्छा, हिंदी में बड़ा ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं हिंदी में, या फिर आवर्धित इमेज लिख देते हैं, आवर्धित प्रतिबिंब, ठीक है। तो हिंदी में बड़ा ही लिखिए, ज्यादा बेटर है।
उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एफ पे रख दिया, तो एक रे ऑफ लाइट यही फर्स्ट रूल एंड थर्ड रूल, ये दोनों जब पास करेंगी तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, पैरेलल यानी समांतर, तो कहीं नहीं कटेंगी। इसलिए इसका पोजीशन तो पहले ही मैंने बता दिया है कि जब लाइट एक दूसरे के पैरेलल हो जाए तो कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट, ठीक है, अनंत पर। और नेचर कैसा हो जाएगा, नेचर कैसा हो जाएगा, रियल, रियल, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड और हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। अगली बात करते हैं, यहां पर क्या है 2f, नहीं ये एफ और ओ के बीच में, फोकस और ओ के बीच में, मुझे लगा ये कहाँ से कौन सा केस आ गया, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका एफ और ओ से ओ के बीच में रखा है। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट, एक तो रे निकली है, देखो यहाँ थोड़ा कलर चेंज करते हैं, एक रे निकली ये कौन सा रूल है, फर्स्ट, और ये एक रे निकली ये कौन सा रूल है, थर्ड। ये निकला फोकस से और ये निकला ऐसे, ये दोनों ऐसे इधर फैल गए, इधर फैल गए, तो मतलब अब रियल में तो नहीं मिल पाएंगे। अब इनको क्या करना पड़ेगा, मिलाने के लिए भैया पीछे बढ़ाना पड़ेगा। पीछे बढ़ाने पर क्या हुआ, ये इधर मिले और ये आपका क्या बना, एक इमेज बन गया। अब ये इमेज 2f के बाद मिल सकता है, 2f के पहले भी मिल सकता है, f पे मिल सकता है, डजंट मैटर। पोजीशन क्या होगा, पोजीशन में आप लिखोगे, इसका कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, लेकिन एक चीज निश्चित है कि मिलेगा सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जिधर आपका ऑब्जेक्ट है उसी तरफ मिलेगा, मिलेगा ये ऑब्जेक्ट की ही तरफ। और नेचर की बात करेंगे तो नेचर इसका हो जाएगा, नेचर इज, नेचर कैसा होगा भैया, नेचर होगा एपरेंट, एपरेंट नहीं, क्या बोलते थे, वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल, वर्चुअल, इरेक्ट, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, यानी बड़ा इमेज मिलेगा। क्लियर। तो इतने ही केस थे किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में। तो कॉन्वेक्स लेंस में ये सभी केसेस आपको एकदम रट जाने चाहिए, याद होने चाहिए, अदरवाइज आप समस्या में आ जाएंगे। कॉनकेव लेंस में सिर्फ दो केस है। पहला केस है कि रे ऑफ लाइट अगर ऐसे पैरेलल आ रही है इनफाइनाइट से तो ऐसे फैल जाएगी, इधर ये फैल जाएगा, दोनों को आकर के मिला देंगे, कहाँ पे बन जाएगा, एफ पर। तो इसका पोजीशन क्या होगा, इसका पोजीशन होगा एट प्रिंसिपल फोकस यानी एफ, और इसका नेचर कैसा होगा, नेचर होगा वर्चुअल, वर्चुअल, इरेक्ट, इरेक्ट तो बात ही नहीं कर सकते क्योंकि पॉइंट साइज है, तो ये सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, क्या मतलब है, सिर्फ इरेक्ट हो गया और वर्चुअल हो गया, छोटा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, या पॉइंट साइज भी आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज। अच्छा डिमिनिश्ड लिखिएगा तो हाईली डिमिनिश्ड लिख दीजिएगा, ज़्यादा बेटर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटा वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और दूसरा केस है, अगर कहीं बीच में रखा है तो एक रे ऑफ लाइट ऐसे गई और एक रे ऑफ लाइट ऐसे ओ से पास की, तो ये वाली रे ऑफ लाइट तो आप जानते हैं डाइवर्ज कर देगी तो इधर चला जाएगा, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये किधर आएगी, फोकस से, ठीक, दोनों कट किए कहाँ पे, यहाँ पर, इमेज इसका कहाँ मिला, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो पोजीशन क्या होगा, पोजीशन होगा बिटवीन एफ एंड ओ, यानी फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। और नेचर क्या होगा, नेचर होगा, नेचर होगा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। क्लियर। इतनी बात समझ में आई आपको, ये कॉनकेव लेंस से आपका इमेज फॉर्मेशन बन गया। बड़ी देर हो गया आपको हंसाए वसाए।
ठीक है, चलिए अभी हंसाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया लेंस। अब देखिए यहाँ पर, ये आपका एक लेंस है मान लीजिए, यहाँ पर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा और यहाँ पर मुझको मिल गया इमेज। तो भैया ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को कहते हैं u, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको कहते हैं v, डिस्टेंस ऑफ इमेज। और इसकी कुछ फोकल लेंथ होगी इधर उधर जो भी है, ये f है, ये f है। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से जो फोकल लेंथ है वो कहते हैं f, दोनों ही तरफ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये हो गया f। तो मिरर लेंस फॉर्मूला कहता क्या है, 1/f is equals to 1/v minus 1/u। दिस इज द लेंस फॉर्मूला। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, लेंस फॉर्मूला। इसके बेसिस पे आप न्यूमेरिकल लगाएंगे, बट न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला जितना इजी दिख रहा है उतना है नहीं। कभी v को निगेटिव, कभी v को पॉजिटिव, कभी u को निगेटिव, u को पॉजिटिव, ये सब मैं अभी बाद में बताता हूँ साइन कन्वेक्शन में, डोंट वरी। ठीक है, अगली बात है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन मैंने आपको बताया था पिछली बार भी मिरर में कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है, यानी हाइट ऑफ HEIGHT, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है उसी को क्या कहते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो m से इसको डिनोट किया जाता है, m इज इक्वल्स टू I/O लिख सकते हैं, यानी इमेज की हाइट को I और ऑब्जेक्ट की हाइट को O, और दिस इज इक्वल्स टू V माइनस U। एक फॉर्मूला इसका ये भी हो जाता है, V माइनस U। ठीक है, प्रूफ देखने का मन हो कि भैया ये कैसे होता है, तो आप ऑप्टिक्स पढ़ाई है मैंने, ऑप्टिक्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके देख लीजिएगा। जो प्रॉपर क्लास जब मैं लेता हूँ तो ये सब प्रूफ करके दिखाता हूँ। अभी हम वन शॉट पढ़ रहे हैं, वन शॉट में थोड़ा शॉर्ट में चलना है, और प्रूविंग की जरूरत एक्चुअल में आपको है नहीं एग्जाम में, वरना मैं कराता, बट प्रूविंग की जरूरत है नहीं, इस वजह से कराने की कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको फॉर्मूले पे ध्यान देना है और फॉर्मूले के बेसिस पे न्यूमेरिकल लगाना है, क्योंकि अभी हमें न्यूमेरिकल भी लगवाना है। ठीक है, तो मतलब इस क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल लगवाना है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन। अब यूजेस ऑफ लेंस की बात तो आप जानते हैं, लेंस का यूज कहाँ कहाँ करना होता है। दूसरी चीज ये है कि अब आपका मैटर आता है अगला, प्रिज्म। व्हाट इज प्रिज्म? तो प्रिज्म एक टाइप का क्या होता है बेटा, शेप होता है जो कि इस टाइप का कुछ दिखता है। इसमें ये रेक्टेंगुलर सरफेस होती है, कितनी, 3। एक तो ये है, एक ये देखो इसका नीचे वाला पार्ट देखो, एक ये है, और एक इधर की ओर है ये, यानी 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होती है, और एक ये और एक ये ट्रायंगुलर हो गई। तो 2 ट्रायंगुलर सरफेस और 3 रेक्टेंगुलर सरफेस से घिरी हुई एक आकृति है, यानी इसमें टोटल सरफेस कितनी है, 5, और 5 में से 3 है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर, और 2 है कैसी, ट्रायंगुलर। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, प्रिज्म कहा जाता है। प्रिज्म का अगर आप फ्रंट व्यू देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये इसको A B C मान लिया, इसको कहा जाता है बेस, बेस यानी आधार। आधार, आधार के ऊपर ये जो एंगल बन रहा है इसे कहा जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी इसको क्या बोलते हैं, प्रिज्म का कोण। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको बेटा, प्रिज्म का कोण। हिंदी में क्या बोला जाता है इसको, प्रिज्म का कोण। ठीक है, तो हिंदी में ये हो गया प्रिज्म का कोण, प्रिज्म का कोण। थोड़ी लंबी क्लास आज हो गई है, बट थोड़ी सी मैंने बीच में खींच दी जहां पे जरूरत नहीं थी बहुत ज्यादा डिटेल की। तो ये हो गया आपका क्या, प्रिज्म का कोण। तो इसको क्या कहा जाता है बेटा, प्रिज्म। अब प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होता है हम लोग इसको समझेंगे। तो प्रिज्म से रिफ्रैक्शन होने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, और तब आप उसको समझेंगे। ठीक है, ये मेरा ही चैनल है,
इस पे मैंने प्रिज्म से लाइट क्यों बेंट होती है इसको ओपन करेंगे और इसको फुल स्क्रीन पे कर देता हूं मैं। और ये प्रिज्म है, देखिए आपको मैंने बताया था तीन क्या होते हैं, इसका रेक्टेंगुलर सरफेस होता है और उसके बाद सामने से देखने पे आप भी जाके देख सकते हैं ये वीडियो, ठीक है। इसको ये ट्रायंगुलर, अब इसमें अगर हम लोग लाइट इधर से इंसिडेंट करवाएंगे तो इधर से लाइट निकलेगी, लेकिन अगर इसको कोई ऊंचा बेस चाहिए ठीक है, ये डब्बा है दवा का, ये मैं लाया था। इस पे मैंने देखो ऐसे प्रिज्म रखा, अब ये लाइट जो है ऐसे जा करके ऐसे बेंट हो रही है, लाइट जो है ऐसे जा करके ऐसे बेंट हो रही है। तो ये वीडियो आप जा करके देख सकते हैं, वैसे अभी भी मैं आपको यहाँ भी करके दिखाऊंगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ठीक है, तो इस पे आते हैं मुद्दे की बात पे। तो मुद्दे की बात ये है कि रे ऑफ लाइट आपकी कुछ ऐसे आएगी, ऐसे, और यहाँ से इसको मैंने ऐसे नॉर्मल खींच दिया, यहाँ से ये क्या हो रहा है, अब भाई ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर है, तो इसको जानी चाहिए थी कुछ ऐसे, बट ये बेंट होकर के किधर आ जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ, फिर यहाँ से ऐसे क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, ठीक है। इसको पीछे की ओर ऐसे बढ़ा देंगे। अब ये वाला एंगल आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंट I2, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, ये हो जाएगा R2। यहाँ पर जहाँ दोनों ये दोनों कट किए हैं इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। अब सबका नाम बताता हूँ मैं धीरे धीरे क्या हुआ। तो रिफ्रैक्शन कुछ इसी टाइप से होता है प्रिज्म से, ऐसे जा करके ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, समझते हैं आगे बात को। तो ये आपका देखिए, सबसे पहले इसको तो आप एंगल ऑफ इंसिडेंसी कहेंगे, इसको आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे, इसको भी आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे, इसको आप I2 कहेंगे। तो रे ऑफ लाइट ऐसे इस तरीके से बेंट होती है, इस एंगल को आप कहेंगे, इस एंगल को आप कहेंगे डिफ्लेक्शन एंगल, डिफ्लेक्शन एंगल, या फिर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ये भी कहा जा सकता है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। हिंदी में इसको कहते हैं विचलन कोण, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, विचलन कोण, हिंदी में इसको बोलते हैं विचलन कोण। तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं, क्लियर है इतनी बात। अब ये आपका क्या है, विचलन कोण है डेल्टा। अब क्या होगा, फिर से देखिएगा, फिर से समझिएगा इसको, लाइट ऐसे गई, रिफ्रैक्ट हुई, ऐसे गई, फिर रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे निकल गई, यानी प्रिज्म से कुछ इस टाइप से रिफ्रैक्शन होता है। अब अगली बात समझिए, अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाऊं तो डेल्टा की वैल्यू डिक्रीज करती है। इफ वी इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा यानी वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन शुड बी डिक्रीजेस, बट एट अ फिक्स पॉइंट, मतलब एट अ फिक्स्ड एंगल, एक फिक्स एंगल के लिए ये डेल्टा की वैल्यू मिनिमम हो जाती है, और उस मिनिमम वैल्यू के बाद अगर आप फर्दर आई की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो ये फिर से क्या हो जाएगा, इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, यानी बढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो बढ़ना स्टार्ट करने का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो आप आई पहले क्या रखते हो, 10 डिग्री रखते हो, तो डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, मान लो 40 थी, आपने I20 किया, डेल्टा 30 हो गया, आपने I30 किया, डेल्टा 25 हो गया, आपने 35 किया, डेल्टा 23 हो गया। अब मान लेते हैं इस पे ये मिनिमम वैल्यू, ठीक है, इस केस को आप मान लीजिए ये मिनिमम केस है। अब अगर आप डेल्टा की वैल्यू 45 करोगे तो ये फिर से क्या हो जाएगा, 26, यानी ये फिर से बढ़ने लगेगा। आप 50 कर दोगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, यानी फिर से इंक्रीजमेंट शुरू हो जाएगा। तो ये जो मिनिमम वाला केस है दिस, इस केस में इस डेल्टा को क्या कहते हैं, मिनिमम मिनिमम डेविएशन एंगल, मिनिमम डेविएशन एंगल, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं न्यूनतम विचलन कोण, दैट इज न्यूनतम विचलन कोण, विचलन कोण,
न्यूनतम विचलन कोण। क्लियर है इतनी बात? इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, चलिए, वैसे जरूरत नहीं है, बट अगर कभी पूछ लेता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, देन साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, इस फॉर्मूले का यूज आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जहां ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है, डेल्टा एम क्या है, न्यूनतम विचलन कोण यानी डेल्टा एम। तो इसकी वैल्यू हो सकता है दी ही रहेगी जब भी दिया रहेगा क्वेश्चन इस टाइप से। अगर कभी न्यूमेरिकल में आ जाए या आपसे फॉर्मूला पूछ ले तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। अगला है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है बेटा, जब आप इधर से एक वाइट लाइट यानी श्वेत प्रकाश की किरण डालते हो तो प्रिज्म के अंदर क्या होता है कि ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में ब्रेक हो जाता है। और ये डिफरेंट कलर्स क्या होता है, सबसे पहले आता है वॉयलेट, फिर ब्लू, सॉरी, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर जी, फिर वाई, फिर ओ, फिर आर, जिसको क्या कहते हैं, विबग्योर। ठीक है, ये 7 कलर्स में क्या होता है, बट जाता है, विभक्त हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इसको कहते हैं। ठीक है, डिस्पर्जन को हिंदी में कहा जाता है प्रकाश का क्या बोलते हैं यार इसको, वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, दिस इज द क्या, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इस घटना को क्या कहा जाता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, अब ये जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट है इसमें ऊपर, सबसे ऊपर क्या आता है, रेड आता है, सबसे नीचे होता है वॉयलेट। इसका कारण ये है कि जो आपका स्पेक्ट्रम है उसमें सबसे कम वेवलेंथ यानी 3800 पे होता है वॉयलेट, और सबसे ज्यादा होता है 7800 एंगस्ट्रॉम पर आपका रेड। तो वेवलेंथ जिसकी सबसे ज्यादा होगी उसका रिफ्रैक्शन सबसे कम होगा, और वेवलेंथ जिसकी कम होगी उसका रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा बेंट होता है वॉयलेट क्योंकि इसका वेवलेंथ क्या है, कम है, और सबसे कम बेंट होती है रेड क्योंकि इसका क्या होता है, इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है यानी म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है, यानी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उतना ज्यादा रिफ्रैक्शन इसका कम होगा। ठीक, अगला है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट? जब कभी भी रे ऑफ लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से, मतलब इतना छोटा पार्टिकल होना चाहिए कि लाइट का वेवलेंथ उस पार्टिकल के साइज का होना चाहिए, तब जैसे यहां पर ये पार्टिकल्स है, लाइट की रे ऐसे आई, इससे टकराई, टकरा करके क्या होगी, टकरा करके ये इधर उधर इधर इधर हर डायरेक्शन में अलग अलग कलर्स में क्या होगी, बिखर जाएगी। दिस इज कॉल्ड द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और इस घटना को होने पर, इस घटना की वजह से जो आपकी रे ऑफ लाइट है वो इस जगह पर विजिबल हो जाती है। विजिबल का मतलब दिखने लगती है, दैट इज बहुत क्लियरली सीन। वैसे आपने देखा होगा कि रे ऑफ लाइट कभी दिखती नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगी, विजिबल हो जाएगी बेटा। दिस इज एब्सोल्युटली दिखने लगेगी, विजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जंगलों में क्या होता है कि एक टिंडल इफेक्ट आता है कि आप कभी कभी क्या होता है कि वहां पर चीजें मतलब रे ऑफ लाइट जो होता है उसकी प्रकाश दिखने लगती है आपको। अभी यहाँ पर अगर मैं देखूं, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये एक लेजर लाइट है, और यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे देखो फोकस कर रहा हूँ तो इससे जो रे ऑफ लाइट है वो आपको दिख नहीं रही है, वो आपको दिखेगी बिल्कुल नहीं। कुछ दिख रही है आपको, नहीं दिख रही है, बट अभी थोड़ी देर में ये दिखने लगेगी, अभी थोड़ी देर में ये दिखने लगेगी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्मोक फैला दिया, और अब देखिए अब देखिए क्या आपको पूरा दिख रहा है, देखिए अब आपको ये पूरा एकदम विजिबल हो रहा है। ठीक है,
तो अगर आप यहाँ पर स्मोक फैला देंगे तो आपको ये क्या हो जाएगा, ये विजिबल हो जाएगा। ये देखिए एकदम बढ़िया से विजिबल होगा, जहां जहां भी स्मोक होगा वहां वहां ये आपको विजिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्मोक इज द बिग पार्टिकल, जहां पर स्मोक होगा वहां पर चीजें आपको विजिबल हो जाएंगी, यानी दिखने लगेंगी। ठीक है, और जब चीजें दिखने लगेंगी आपको तो वो उसको क्या कहेंगे, उसको आप क्या कहेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चीजें नहीं, मींस रे ऑफ लाइट का जो पाथ होगा वो अगर दिखने लगा तो उसको आप लोग क्या कहेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, समझ गए इतनी बात? ठीक है, आगे चलते हैं। अब कुछ फिनोमिनाज है, क्या होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या होता है, तारों का चमकना। तारों का चमकना का मतलब हो गया कि जब तारे टिमटिमाते हैं, कभी तेज कभी धीमा, कभी तेज कभी धीमा, तो तारों से यानी स्टार से जो लाइट आती है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसका कारण क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी पर्यावरण के द्वारा जो अपवर्तन होता है उसकी वजह से आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, दिस इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये किसकी वजह से होता है बेटा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से होता है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की वजह से। स्काई अपीयर्स ब्लू, स्काई नीला दिखाई पड़ता है। क्यों स्काई नीला इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि आपका, अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो आप जान ही रहे हो, डिस्पर्जन कैसे होता है, जैसे बारिश हुई, बारिश की कुछ बूंदें क्या हो आसमान में पड़ी रह गई, वो प्रिज्म की तरह वर्क करने लगेंगी। जब सूरज की व्हाइट लाइट उस पर पड़ेगी तो वो सूरज की व्हाइट लाइट क्या होगी, उससे रिफ्लेक्ट करके, यानी उससे उसके अंदर से क्या होगा, अलग अलग क्या होगा, यहाँ से इसका डिस्पर्जन करा देगा और डिस्पर्जन करा के अलग अलग कलर्स में इसको शो करेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। स्काई अपीयर्स ब्लू, स्काई ब्लू क्यों दिखता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, क्योंकि जो हमारी लाइट सन से आती है सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी होती है, वॉयलेट कलर की, इसलिए वॉयलेट, ब्लू, इंडिगो, इन कलर्स की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होने की वजह से स्काई हमको ब्लू कलर की दिखती है। यूनिवर्स सीम्स ब्लैक फ्रॉम अदर प्लैनेट, अब यहां पर स्कैटरिंग होता किससे है, स्कैटरिंग होता है एटमॉस्फेयर की वजह से। एटमॉस्फेरिक यानी एटमॉस्फेयर में हमारे क्या होता है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसकी वजह से स्कैटरिंग होता है, जिसकी वजह से स्काई हमको ब्लू कलर की दिखती है। बट यूनिवर्स सीम्स ब्लैक फ्रॉम अदर प्लैनेट, अब अदर प्लैनेट से अगर मैं इस यूनिवर्स को देखूंगा तो वो ब्लैक कलर का दिखेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, तो एटमॉस्फेयर की वजह से कोई स्कैटरिंग नहीं होगा, स्कैटरिंग नहीं होगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये ब्लैक कलर का दिखेगा। सन सीम्स रेडिश एट सनराइज एंड सनसेट टाइम, सन हमारा लाल कलर का दिखता है जब सनराइज का टाइम होता है या सनसेट का टाइम होता है। तो सनसेट का टाइम, सनराइज का टाइम पे ये हमको क्या दिखता है, ये हमको रेड कलर का दिखता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सनसेट के टाइम पे और सनराइज के टाइम पे सूरज यानी सन हमसे सबसे ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पे होता है, यानी सबसे अधिक डिस्टेंस पर प्रेजेंट होता है, और उसकी मैक्सिमम जो रे ऑफ लाइट है वो हमारे एटमॉस्फेयर को टच करती हुई आती है, और एटमॉस्फेयर में जो भारी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की ओर ही होते हैं। गंदगियां जो होती हैं, धूल, डस्ट और धुएं वगैरह के पार्टिकल्स, वो नीचे ही होती है, तो उनसे गुजर के आती है, तो उनका क्या हो जाता है, स्कैटरिंग हो जाता है। स्कैटरिंग होने के बाद ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है, तो वो वहीं कहीं रुक जाते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होने की वजह से सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है, इस वजह से आपका जो रेड कलर है वो हम तक पहुंच जाता है। तो सनराइज और सनसेट के टाइम पे सूरज हमको किस कलर का दिखता है, रेड कलर का दिखता है। एपरेंट डेप्थ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, अगली बात, रेड कलर का साइन हम लोग खतरे के लिए क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होने की वजह से ये सबसे दूर तक जाता है, तो इसलिए हमको रेड कलर यूज करना होता है। किस लिए, जब हम खतरे के लिए कोई चीज यूज करते हैं। ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में एक टिंडल इफेक्ट जो होता है, ये जंगलों के बीच जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे जो लाइट आती है वो हमको विजिबल हो जाती है, वो हमको दिखने लगती है। इस वजह से हमको इसको क्या करना पड़ता है, इसको इस इफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं, टिंडल
इफेक्ट नाम देते हैं। ठीक है, अब हम आपको थोड़ा सा कुछ फिनोमिनाज दिखा देते हैं। लाइक आपने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो रे ऑफ लाइट आपको शायद विजिबल हो रही हो यहाँ पे, नहीं हो रही तो मैं करवा देता हूँ थोड़ा सा इसको फैला वैला के। ठीक है, चलिए यहाँ नीचे रख देता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पर आपको ये रे ऑफ लाइट दिख रही है, ये एक कॉनकेव रे लेंस है। अब इसको जैसे ही मैं इसके कांटेक्ट में लाऊंगा, देखिए मेरा रे किधर भागेगा। देखिए, क्या आपको कुछ ऊपर की ओर नजर आ रही है, या ऐसे देखिए यहाँ पर वो दीवार, ये बोर्ड है, यहाँ से तो रिफ्लेक्ट जाए, इस पे नहीं मारूंगा। ठीक है, इधर देखिए। चलिए अब ये कॉन्वेक्स, अभी इसको देखिए कांटेक्ट में ला रहा हूँ, देखिए रे किधर बेंट होगी, बस इतना ही देखिएगा। देखिए इधर बेंट हो रही बेटा नीचे की ओर, तो ये फोकस की ओर देखो बेंट कर देता है। और कॉन्वेक्स का यूज करूंगा तो देखिए सीधी जा रही है, सीधी जैसे इसको कांटेक्ट में लाऊंगा हल्का सा देखिए ऊपर चली जाएगी, हल्का सा, मतलब यहाँ पे देखिएगा, देखिए क्या ऊपर गई। और इंटेंसिटी भी इसकी देखिए कुछ कम हो जाएगी, हल्की सी ये मोटी हो जाएगी, इंटेंसिटी इसकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये तरीका हो गया, ये तो आपका लेंस का हो गया। अब अगर आप मिरर की बात करें, रिफ्लेक्शन की बात करें, तो देखिए यहाँ पर आपकी रे ऑफ लाइट ऐसे आई और टकरा करके ऐसे रिटर्न होने लगी, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, ये क्या है, ये फिनोमेना आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। ये किससे हो रहा था, ये कॉनकेव मिरर से हो रहा था। ये किससे होगा, कॉन्वेक्स से। ये और ज्यादा फैला देगा क्योंकि इसका कर्वेचर थोड़ा ज्यादा होगा। क्लियर है, तो ये सब सिंपल से कुछ फिनोमेनाज हैं जो लाइट के बेसिस पे बेस्ड हैं। और यहाँ पर आप वैसे अभी मैंने जला के दिखाई थी आपको, बिल्कुल भी विजिबल नहीं थी, बट अब आपको लाइट की रे क्या हो रही है, विजिबल हो रही होगी पूरा एकदम बढ़िया से। और जब ये विजिबल होती है तो इसी को क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो बहुत बहुत थैंक यू इस पूरे सेशन को कंप्लीट देखने के लिए। अब आपका फाइनल काम ये रहेगा कि आपको अगर सेशन पसंद आए तो आपकी इच्छा, आप इन सब चीज़ों पे कर सकते हैं कुछ। ठीक है, अच्छा लगता है हमको भी जब शेयर वगैरह अच्छा मिलता है तो। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी कोई समस्या नहीं है। मेरा तो काम है वीडियो बनाना, वो मैं बनाता ही रहूँगा। ठीक है, क्लियर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।